ओशियन फ्लोर में प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, ओशियन, अगर ओशियंस को देखोगे तो ओशियन में एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, राइट। अगर किसी कंट्री की बात करी जाती है कि आपका जो कहां तक आपकी लिमिटेशंस है, किसी कंट्री की लिमिटेशन कहां तक है, तो एक तो पार्ट पड़ जाता है जिसको टेरिटोरियल वाटर्स कहेंगे। टेरिटोरियल वाटर्स कहां तक होता है? वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो वो किसी कंट्री की अपनी वाटर मानी जाती है, वहां पे वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, चीजें कर सकता है, वो जो चीज चाहे बैलेंस कर सकता है। तो इन्होंने यही कहा कि इसके बियॉन्ड, इस टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो 12 माइल का एरिया है आपके सोर्स से, उससे 12 माइल्स के बियॉन्ड आप इसके सरफेस में कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन्स को प्लेस नहीं करेंगे या इसका यूज नहीं करेंगे। अब देखो ये बड़ी मजेदार ट्रीटी है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि आप ओशियन फ्लोर का यूज नहीं करेंगे ना। नहीं, ओशियन फ्लोर का यूज नहीं करेंगे तो सबमरीन लेके जा सकते, सबमरीन में रखेंगे, वो ओशियन फ्लोर में का यूज नहीं हुआ। यानी आपने परमानेंटली प्लेस नहीं करना है, पर मतलब बात ही हो जाती है, क्योंकि आपने तो कह दिया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑन द ओशियन फ्लोर आप नहीं रखेंगे, लेकिन सबमरीन्स के थ्रू तो पूरे ओशियन में घूमते रहते। तो ये आपके लिमिटेशन जो है इन्होंने डाली, भारत ने भी साइन कर लिया कि चलो बाकी लोग साइन करें तो अपने को क्या करने का है। ठीक है, तो इस तरीके से सी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी भी कुछ है 1971, इसका पर्पस 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड आपको नहीं रखने का है। ठीक है, छोटी छोटी ट्रीटीज हैं, अदरवाइज ये मिस हो जाती हैं। इसके अलावा आउटर स्पेस ट्रीटी, तो जिस तरीके से अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन है, हाई सीज ग्लोबल कॉमन है। ठीक है, हाई सीज का मतलब जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो एरिया है उसको ग्लोबल कॉमन्स कहा गया, उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं, वो सबका है। ठीक है, उसको आप एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, आपको शेयर करने पड़ेंगे बाकी कंट्रीज के साथ में, जो रिसोर्सेज आप वहां से लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो आउटर स्पेस ट्रीटी थी 1967, पहले तो ये डेट याद रहे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और रिसेंट में काफी चर्चा में रही है। इसलिए चर्चा में रही कि अमेरिका ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करवाने की बात हुई थी, तो वहां पे आउटर स्पेस ट्रीटी लेकर के काफी ज्यादा चर्चा रही है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। ये आपका मल्टीलैटरल ट्रीटी, पहली चीज, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑन द इंटरनेशनल स्पेस लॉ। जब धीरे धीरे स्पेस में एक्टिविटीज बढ़ने लगी तो बात आई कि अब स्पेस के रिलेटेड भी लॉ होना चाहिए, अदरवाइज आप लॉ नहीं बनाओगे और किसी ने वही बात होगी कि झंडा गाड़ दिया, बोल दिया कि आज से चंद्रमा जो है मेरा, ठीक है, दूसरा जाएगा उसका झंडा उठा के अपना लगाएगा, बोलेगा नहीं तेरा नहीं मेरा, तो ये झगड़े हो सकते हैं ना। या स्पेस में लोग वेपन्स वगैरह रखने लगेंगे सपोज करो, तो हाँ जी, नहीं स्पेस, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह आप रखोगे, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इसको कराया गया और इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूएन कमिटी। एक स्पेसिफिक यूनाइटेड नेशंस के अंदर में ट्रीटी साइन कराई गई और इसके लिए एक स्पेसिफिक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था यूएन कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो ट्रीटी से, इसके नाम से जो कमिटी का नाम है, आपको नाम समझ में आ गया, पर्पज समझ में आ गया हो कि ये ट्रीटी क्यों साइन करी गई, ताकि स्पेस के यूज को लेकर के, स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के झगड़ा ना हो, एक बैलेंस आपकी बनी रहे। इंडिया, भारत एक सिग्नेटरी है ऑब्वियसली आउटर स्पेस ट्रीटी, और इससे रिलेटेड और 4 ट्रीटी हैं, उसमें से भारत ने ऑलमोस्ट सारे साइन किए, एक को छोड़ करके। इसका एम क्या है कि सबको आजादी हो ऑफ यूज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। तो माइनिंग वगैरह नहीं, बट हाँ आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए जो आप करना हो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से आप माइनिंग करके अपने यहाँ लेके चले आओ, चलो यहाँ पे मुझे कुछ मिला है तो आई विल माइन इट, उसको लेकर के नहीं है। बट ऑब्वियसली आप जो है फ्रीडम एंड यूज का मतलब यहाँ पे है बेसिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अगर आपको करना है, यू कैन डू दिस। ठीक है, सो इट स्टॉप्स नॉन अप्रोप्रिएशन। नॉन अप्रोप्रिएशन मतलब आप उसको अपना नहीं कहोगे, ये इलाका मेरा हो गया, ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं कर लोगे उसको कि ये मेरा इलाका है, आप उसको अपना नाम दे रहे हो, ऐसा आप मून को या अदर बॉडीज को नहीं कह सकते। तो बीच बीच में ये हंगामा आता है कि चांद पे इन्होंने जमीन खरीद ली है, पता नहीं कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। आप कहां से खरीद रहे हो यार, ये ट्रीटीज है। नहीं, बहुत से लोगों की बात हुई थी बीच बीच में, ठीक है, कि चांद पे जमीन खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हो, कौन सा लॉ है, ठीक है। इवन इंडिया, हाँ जी, वही तो मैं सोच रहा हूँ, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, कि इंडिया एज ए नेशन नहीं क्लेम कर सकता कि चांद पे मेरी जमीन है, ठीक है, और तुम एज एन इंडिविजुअल कैसे कोई क्लेम कर सकता है कि ये भाई मेरी जमीन है, यहाँ पे क्या मजाक लगा रखा है, ठीक है। तो ये ट्रीटी आपको पहले ही कह दी है नॉन अप्रोप्रिएशन, आप नहीं कर सकते इसको, अप्रोप्रिएट आप नहीं कह सकते कि ये मेरा है और ये है, ठीक है। डेजिग्नेशन, जैसे भारत डेजिग्नेट भी
कि अब इंडिया तो क्या कहा कि ये शिव शक्ति पॉइंट होगा या तिरंगा पॉइंट होगा, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको मानती भी है काफी हद तक कि ठीक है इनका ये था एक पॉइंट जहां पे ये लैंड किया, तो नेमिंग करी उन्होंने, ये नहीं कह दिया कि ये मेरा है, ठीक है। लेकिन अब लोग जो है, मैं भी बोल दूंगा कल कि मेरा है, कोई चेक थोड़ी कर सकता है, मैंने भी चांद पे जमीन ले रखी, कोई तुमसे पूछे तुम भी बोल देना मैंने भी करी। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोहिबिट द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये चीज ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आप थोड़े बहुत कुछ और वेपन्स रखे भी गए हैं, वो आपको जनरली लेजर से रिलेटेड और अदर वेपन्स है, बट न्यूक्लियर वेपन्स या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्पेस में प्लेस नहीं किए गए हैं, अभी किए भी नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये लेकर के इसको लेकर के आप क्लैरिटी बनी रहे, तो यानी कि इसमें बेसिक चीज कि आप पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस हो, दूसरा कि आप नॉन एप्रोप्रिएशन होगा, कोई नहीं बोलेगा कि ये मेरा है, फ्रीडम ऑफ यूज एंड एक्सप्लोरेशन, और चौथा कि आप डिप्लॉय नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स को या फिर अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, तो इतनी क्लैरिटी यहां से लेकर के चलेंगे। इसके बाद और यहाँ पे 3-4 और ट्रीटी हैं, तो मैंने बताया आउटर स्पेस ट्रीटी और इसी फ्रेमवर्क के अंदर में 4 और ट्रीटी हैं, ये 4 ट्रीटी आपको ध्यान रखना है। पहला जो है दैट इज नोन एज द मून एग्रीमेंट, तो सबसे पहला था आउटर स्पेस ट्रीटी, उसके बाद साइन हुआ मून एग्रीमेंट 1979। ये क्या कहता है कि अगेन मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पस। अगेन मून या उस और कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज, आप किसी भी प्लेनेट की बात करो, कोई भी प्लेनेट पे अगर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो उसका सेम बेसिक पर्पस होना चाहिए कि आप पीसफुल पर्पस के लिए यूज करो। ऐसा ना हो कि मून पे जाके आप बोलो कि मैं मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये चीजें अलाउ नहीं करी जाती हैं। साथ ही साथ ये होगा कि आप अपने से भरपूर प्रयास करें कि उनके इन्वायरमेंट को आप डिस्टर्ब ना करें, आप ऐसा ना करें कुछ ऐसा कर दे कि मून का इन्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ होने लगी, अपना तो खराब कर ही लिया, मून का भी आप ना खराब करें। तो मून एग्रीमेंट इस चीज को लेकर के बात करता है, अगर आप पढ़ोगे तो मून एग्रीमेंट काफी डिटेल में है, बट ओवरऑल जो आउटर स्पेस ट्रीटी के फ्रेमवर्क थे, जो चीजें थी, उसको स्पेसिफिकली इन्होंने मून के लिए भी उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया। कारण क्या था, क्योंकि मून का यूज जो है, मून पे यूज आप देखोगे रेगुलरली ज्यादा बढ़ रहा है, मून पे एक्टिविटी लोगों की काफी ज्यादा बड़ी, सबसे पास में था, तो इन्हें लगा कि भाई मून पे जो है स्पेसिफिकली अपने को ये करना चाहिए, 1979 में इन्होंने करा। दूसरा लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, यानी मून एग्रीमेंट से पहले आ गया था। लाइबिलिटी कन्वेंशन क्या कहता है, जैसे हर कंट्री के अपने स्पेस एसेट्स हैं, सैटेलाइट सबके हैं, क्या होगा अगर इंडिया का सैटेलाइट या चाइना का सैटेलाइट जाके हमारे सैटेलाइट से टकरा जाए, तो आखिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई आपने तोड़ा इसको, तो उसका हर्जाना भरोगे या कैसे उसको बैलेंस किया जाए, इसको डील करता हुआ ये लाइबिलिटी कन्वेंशन है। यानी इट एस्टैब्लिश्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। आप कोई मिसाइल लॉन्च, आप कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे और उसके रॉकेट जो है गिरा, किसी के ये पे गिर गया, किसी सिटी में गिर गया, उसका कुछ नुकसान हो गया, आप कौन उसको हैंडल करेगा, उसकी जवाबदेही क्या होगी। तो फिर इसके लिए इन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम था लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972। इसके अलावा तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1975। इसका मतलब ये है कि सभी लोग आप स्पेस का यूज कर रहे हो, लेकिन अगर एक दूसरे से आप कम्युनिकेट नहीं करोगे कि मैंने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, मैं कौन सा ऑर्बिट यूज कर रहा हूं, मेरी स्पीड क्या है, तो ऑर्बिट्स तो लिमिटेड है आपके पास, स्पेस लिमिटेड है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टकराने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए आप क्या करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर लॉन्च कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हो आउटर स्पेस में, यू हैव टू रजिस्टर इट विथ यूनाइटेड नेशंस, ताकि लोगों को जानकारी हो, यूनाइटेड नेशंस को यह जानकारी हो कि किसका कौन सा ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में है। तो पहली चीज आपने जो करी, आउटर स्पेस ट्रीटी साइन करी, वो एक फ्रेमवर्क का रूप आपको दे दिया, उसने मोटा मोटी सब कुछ सबको कवर कर लिया, बट उसके बाद आपको कुछ कुछ कमियां लगी, आपने करा लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 की, टकराएगा या किसी का लॉस होता है किसी दूसरे के एसेट की वजह से, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। दूसरा आपने साइन करा रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन की, सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना किसके गाड़ी से टकराया था, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तीसरा आपने एक्सक्लूसिवली मून के लिए साइन करा, मून एग्रीमेंट 1979। और फाइनली पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी, इसका पर्पस था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को आउटर स्पेस में टेस्ट नहीं करेंगे। ये पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी और भी चीजों को कवर करता है, आई विल कम ऑन टू इट, बट पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी में ये भी मेंशन है कि आप स्पेस में भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करेंगे। पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी बहुत जगहों पे रोक लगाता है, वो स्पेसिफिकली आपका न्यूक्लियर वेपन से लेकर के, ठीक है, उसको मैं अलग से डील करूंगा, बट ये ध्यान रखें पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी में भी आपका
जो है न्यूक्लियर वेपन्स आप आउटर स्पेस में नहीं ट्रीट करोगे, आप नहीं टेस्ट करोगे, ये मेंशन, इसलिए मैंने इसको स्पेस के साथ भी मेंशन करा दिया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, और उसमें जो है या ऐसे लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलेटेड टू रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज इन स्पेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज इन स्पेस। तो नॉर्मली आपको वहां पे आप जो है आउटर स्पेस ट्रीटी तो ठीक है, लायबिलिटी कन्वेंशन भी ठीक है, मून एग्रीमेंट भी ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी को मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हम लोग जनरली पढ़ते हैं उसको न्यूक्लियर के साथ में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ते हैं कि पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रिलेटेड करने के लिए थी, उसको कहां पे टेस्ट करना है, नहीं करना है। पर ध्यान रखेंगे इसने आउटर स्पेस में स्पेसिफिकली इसने प्रोहिबिट किया है, तो एक इसका जो आर्टिकल है वो जुड़ता है आपको कहीं ना कहीं स्पेस की एक्टिविटीज रेगुलेशन से भी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अपने स्पेस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा न्यूक्लियर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ ले कि न्यूक्लियर को लेकर के आपके यहाँ क्या चर्चा है, न्यूक्लियर को हमने कैसे रेगुलेट करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले पीटीबीटी, दैट इज द पार्शियल टेस्टमैन ट्रीटी, इसलिए मैंने पीटीबीटी वहां डिटेल में नहीं बताई। ठीक है, तो पार्शियल, पूरा नाम इसका पार्शियल टेस्टमैन ट्रीटी। इसके अगुआ थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके की एक ट्रीटी साइन होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह लोग जो हैं वो ना टेस्ट करें, ना बनाए। ठीक है, तो इनका काफी बड़ा रोल था। फर्स्ट कॉल इन्होंने कहा कि भाई आज के बाद जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह ना हो। ठीक है, तो जापान पे आपने जो टेस्टिंग करी वैसा फिर से टेस्टिंग उस तरीके की एक्टिविटी ना हो, तो इनका रोल था। इन्होंने क्या करा, पीटीबीटी का मेन जो रोल था यही था कि इट बैन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन एटमोस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर, एक्सेप्ट अंडरग्राउंड। इसी को हमने यूज करा था बाद में। ठीक है, तो पार्शियल टेस्टमैन ट्रीटी आपका एटमॉस्फेयर में भी आप नहीं करोगे, स्पेस की हमने ऑब्वियसली चर्चा कर ली, आप अंडर वाटर आप नहीं करोगे, ग्राउंड पे तो ऑब्वियसली आप टेस्ट नहीं करोगे, वो चीज उन्होंने मेंशन करा। लेकिन फिर बाद में भारत ने इसको साइन नहीं करा, हम कुछ आ गई दिक्कतें उसमें। ये भी चाहते थे कि जो पहले से लोगों ने बना रखे हों वो भी डिस्ट्रॉय किए जाए, उसको लेकर के वो राजी नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने साइन नहीं किया कि भाई तब हम साइन ही नहीं करेंगे। क्योंकि पर्पस तभी है ना कि आप पूरी तरीके से वेपन्स को खत्म भी करो, अगर नष्ट नहीं कर रहे हो तो आप यही कह रहे हो कि जिसने बना लिया वो ठीक है, जिसने जो नहीं बना पाया वो उसकी कहानी खत्म। ठीक है, तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन जो अपना खाना बना के रखा है किसी ने तो अपना खा सकता है, तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है ना, कम्युनिटी में आप चूल्हा नहीं जलाओगे कि आज जो है कोई भी गैस नहीं यूज करेगा, तो जो खा चुका है वो मजे में है, जो नहीं खाया वो सोचे अपना। तो इसलिए भारत ने कहा कि हम जो है इस तरीके की ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे, तो पार्शियल टेस्टमैन ट्रीटी। इसके बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। इसका पर्पस था कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं ये आपको हर जगह मतलब फैले ना। ठीक है, इसको ट्रीटी को साइन किया गया था 1968 में, फोर्स में ही, हालांकि 1970 में आया था। जैसे ट्रीटीज में क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम दिया होता है या एक ऐसा पार्टिकुलर नंबर दिया होता है कि इतने मेंबर्स जिस दिन साइन कर देंगे उस दिन ये क्या हो जाएगा, फोर्स में आ जाएगा, या फिर एक पर्टिकुलर डेट होगा कि इस दिन से फोर्स में आएगा। तो कई बार क्या होता है कि आपने ट्रीटी साइन करी और उसमें आपने मेंशन किया कि कम से कम 50 नेशन होंगे उस दिन से ट्रीटी फोर्स में आएगी, और 50 नेशन कभी पूरे ही नहीं होते, तो ट्रीटी बन जाती है बट वो लागू नहीं होती है। तो कई ट्रीटी ऐसे भी होती हैं। ये ट्रीटी आपको 1968 में साइन हुई, स्टार्ट हुई थी साइन होना, 1970 में हुई थी, और इसका ये था कि 1995 तक ये रहेगा। ये इन्होंने अपना 20-25 साल का टाइम लिया था, बट फिर 1995 में बने और इसको इंडिफिनिटली करा दिया। तो दो चीजें कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पहले जो थी वो 25 सालों के लिए थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया इंडेफिनिटली, यानी कि अब ये हमेशा से लागू रहेगा। ये ध्यान रखेंगे कि आज के डेट में आप कोई भी आर्म्स लिमिटेशन या डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट की बात करते हो, उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी में मेंबर हैं तो वो है एनपीटी के मेंबर। एनपीटी में मेंबर करीब करीब 150 पार हो चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने एग्री कर लिया एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है, वो फ्यू कौन कौन से हैं उनको थोड़ा अलग से अपन डील करेंगे, बट ये रहेंगे। भारत या ऐसे करो कि 4 इवेंट मेंबर्स ने आज तक कभी भी एनपीटी को एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया, और ये 4 नेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सुडान, क्योंकि साउथ सुडान तो बना ही अभी है। ठीक है, तो पाकिस्तान
भारत इजराइल कहीं तो हम साथ हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान कहीं तो हम लोग साथ हैं प्लेग्राउंड के बाहर। तो ये ऐसी ट्रीटी है जिसको ना तो भारत ने साइन किया, ना पाकिस्तान ने, ना इजराइल ने, और साउथ सुडान क्योंकि अभी बना था, रिसेंटली बना है, तो इसने भी साइन नहीं किया है। इसके अलावा एक कंट्री और है जो है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो किम जोंग उन, इन्होंने पहले तो साइन किया था इनिशियल में, बाद में कहा कि भाई अपने को नहीं रहना है, इस खेल में अपने को नहीं रहना है, और 2003 में इसने विथड्रॉ कर लिया। तो यहां से क्वेश्चन आपको दो तीन तरीके से बन जाएंगे। एक तो बहुत सारी ट्रीटीज देके वो पूछ लेगा कि भारत इसका हिस्सा है या नहीं है, एक तो वो सवाल हो जाएगा। दूसरा वो ये पूछ लेगा कि जो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसको किस किस देश ने साइन नहीं किया है, ठीक है। इसकी भी चर्चा, क्योंकि देखो अभी जो है दुनिया जो है ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर बीच बीच में पहुंच जा रही है। इधर से पुतिन जी कुछ धमकी दे देते हैं, उधर से जो बाइडन तो खैर छोड़ ही दो आज की डेट में उसको, जो है आपका ये जो किम जोंग उन है ये भी कुछ कुछ बोलते रहता है। तो बार बार कभी ना कभी महीने 3 महीने पे एक आर्टिकल आपको दिख जाएगा न्यूज़पेपर में, जो चर्चा पूछ लेंगे अच्छा भाई न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो वहां पे ये ट्रीटी कई बार चर्चा का विषय बन जाती है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की हरकतों की वजह से भी अक्सर ये बनी रहती है। तो ध्यान रखेंगे इसीलिए कि 4 नेशन जिसने कभी साइन नहीं किया और एक नेशन जिसने साइन तो किया था बट अपने आप को क्या कर लिया है, विथड्रॉ कर लिया है। अब आप समझ सकते हो कि इस ट्रीटी की मेंबरशिप कितनी बड़ी है। ऑलमोस्ट 4-5 नेशन को आप छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सारे कंट्री ने इसको क्या करा है, साइन करा है। भारत ने कभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। भारत का सिंपल सा कहना था कि आप इस ट्रीटी में मेंशन करो कि जिसने रखे हैं वो भी अपने डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने हैव एंड हैव नॉट की कैटेगरी में बांट दिया। इन्होंने न्यूक्लियर स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स की कैटेगरी में बांट दिया। इन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीज जिन्होंने टेस्टिंग कर ली है, जो आपका फैब 5 है, इनको हम न्यूक्लियर स्टेट मानेंगे। जिन्होंने टेस्टिंग नहीं करी है दे विल बी नोन एज नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समझो, ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल सा था कि आप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, वेपन टेक्नोलॉजी का स्प्रेड ना हो, पर्पस तो वही था। और आगे जाकर के आप क्या करोगे, एक दूसरे से मिलोगे ताकि आप न्यूक्लियर एनर्जी एक दूसरे से कॉपरेट करो, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को आप क्या कर सको, यूज कर सको फॉर गुड पर्पसेज। और इसीलिए आपको मैंने कल भी बताया था आईएईए की भी स्थापना करी गई थी बाद में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। उसको रोल दिया गया, ठीक है, कि आप जो है जो पीसफुल यूज हो सके है न्यूक्लियर पावर का आप उसको करो। और यहाँ पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। डिसआर्मामेंट का मतलब है कि जो पहले से हथियार बन चुके हैं उसको कम किया जाए, उसको कम हटाया जाए, ठीक है। निरस्त्रीकरण। तो पर्पस काफी इसका सिंपल है। यहां से हुआ ये, अच्छा इसमें भारत ने साइन नहीं करने के पीछे कारण वही था कि इसने आपको न्यूक्लियर स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स की कैटेगरी में बांट दिया पूरी दुनिया को। भारत ने कहा कि ये आर्बिट्ररी है। आपने जब चाइना ने टेस्टिंग करी और उसके बीच में भारत से टेस्टिंग करने के बीच में करीब करीब 10 साल का गैप था, ज्यादा ही था। तो उसमें इन्होंने कह दिया कि एक स्पेसिफिक डेट डाल दिया जब चाइना ने टेस्टिंग करी थी 1964। इन्होंने डाल दिया कि इसके बाद अगर कोई कंट्री टेस्ट करता है, इस डेट के बाद अगर किसी ने टेस्ट करा है तो फिर उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि उसने इस ट्रीटी का उल्लंघन किया है। ट्रीटी कब की है, 1968 की। 1964 में चाइना ने कर लिया साइन। इसके बाद इन्होंने ट्रीटी करा, ट्रीटी साइन करी और इसके बाद कह दिया कि अगर 1964 के बाद कोई भी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करेगा तो उसको माना जाएगा कि उसने इस ट्रीटी का क्या किया है, उल्लंघन किया है। भारत कहता है भाई हमने तो साइन ही नहीं किया तो काहे का उल्लंघन, ठीक है। या आपने जो डेट रखा है वो आर्बिट्री रखा है, 1964 का डेट क्यों, कैसे आप 1974 कर दो उसको, 1990 क्यों नहीं करते, ठीक है। आपने उस डेट को ट्रीटी साइन की जब 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुकी थी, तो चलो ठीक है। उसके बाद आपका पर्पस था कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए, तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि जिन नेशंस ने बना रखे हैं वो भी अपना धीरे धीरे डिसआर्मामेंट करेंगे। आपने प्रोलिफरेशन को तो रोकने की बात करी, लेकिन आपका जो गोल था डिसआर्मामेंट का, इसको लेकर के क्या काम हुआ। आप डिसआर्मामेंट करो, आप करो, हम भी तैयार हैं करने के लिए। तो ये अपने अपने कंट्रीज का इस तरीके से आर्गुमेंट अपना रहता है, ठीक है। पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, ये जरूर याद रखें, ठीक है। तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इसके बाद सीटीबीटी, इसके पहले थे पीटीबीटी, ठीक है। वो क्या था, वो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी था। ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, ठीक है। यहां पे क्या करा, इन्होंने बैन करा ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस इन ऑल इन्वायरमेंट्स।
किसी भी तरीके का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में जो है वो नहीं होगा। हालांकि इसकी बात हुई थी 1969 में ही आया था, बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ने इसको अडॉप्ट किया 1996 में। तो इसलिए जब भारत ने टेस्ट किया था तो उस समय सीटीबीटी लागू नहीं थी, ये चीज क्लियर ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद भारत ने अगेन इसको भी साइन नहीं किया। भारत तो शुरू से बना कर रहा है कि भाई क्यों रिस्ट्रिक्शन आपने किया तो फिर हम क्यों रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट मिल जाएगी जिसने कि इसको साइन या रेटिफाई नहीं किया है। तो 3 नेशन जिसने कि साइन ही नहीं किया है, भारत, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। यहाँ पे भी पाकिस्तान अपने साथ है, ठीक है। तो कभी कभी जो है भाई भाई का खून, भाई कहोगे या क्या कहोगे जो कह लो, ठीक है। तो ये 3, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, 3 ने साइन नहीं किया। इसके अलावा आपको चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, यूएस, इन्होंने साइन तो किया है, रेटिफाई नहीं किया है। और इसमें जो नाम है वो यूएस का भी है, ठीक है। तो अगुआ था, इसने ही कहीं ना कहीं इनका ही रोल था कि भाई ये होना चाहिए, बट बाद में यही इन्होंने साइन तो किया, रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई नहीं करने का मतलब अपने लिए वो सा कोई लॉ नहीं बनाया, ठीक है। तो पास हुआ, बट अपने वहां लेजिस्लेटिव असेंबली या जो सीनेट होगा, अपना कांग्रेस होगा, वहां पे इन्होंने इसको नहीं रखा, उस पर डिस्कशन नहीं किया, उसको लेकर। तो अगेन अपने सिंपली यही याद रखना कि सीटीबीटी को भी भारत ने साइन नहीं करा है। 1996 में लागू हुआ, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोहिबिशन ट्रीटी, बीच में यहाँ पे काफी हंगामा हुआ था। जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, इन्होंने कहा कि तुम लोग जो बड़ी कंट्रीज हैं, दिन भर तुम्हारे डर के साये में हमें जीना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं तुम कब वॉर कर दो तुम लोग, और वॉर करोगे तो नुकसान तो हमारा भी होगा, लुटेंगे पिटेंगे तो हम भी। तो यहाँ पे जो आपको नॉट सो एडवांस कंट्रीज थी, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इन्होंने एक ट्रीटी बनाने का प्रयास किया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरीके से क्या हो जाए, बैन हो जाए। तो इसीलिए इसको न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी की भी बात करी जाती है। 2017 में ये ट्रीटी स्टार्ट हुआ था। पूरी तरीके से आपका जो है न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने की बात करी उन्होंने, पूरी तरीके से 100%। कोई ये नहीं कि ये स्कोप वहां होगा कि ये नहीं टेस्ट कर सकते हैं, इतने साइज का नहीं बन सकता है, तो आप वहां पे स्कोप दे देते हो। पूरी तरीके से बैन मतलब आज से कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। इनका पर्पस है टोटल एलिमिनेशन, कंप्लीट। जिसके जो वेपन्स हैं आप खत्म भी कीजिए, आगे से इस तरीके कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात कर रहा है डेवलपमेंट नहीं करोगे, टेस्टिंग नहीं करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे, स्टॉक पाइलिंग, टेस्टिंग, ट्रांसफर, यूज एंड थ्रेट ऑफ यूज। इवन थ्रेट ऑफ यूज, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन थ्रेट ऑफ यूज अगर आप धमकी देते हो कि भाई आप पे मैं जो है आप पे हमला कर दूंगा, तो देन ऑल्सो दैट इज ऑल्सो कवर अंडर दिस न्यूक्लियर वेपन्स प्रोहिबिशन ट्रीटी। ये 2017 की बात है। लेकिन अगेन यहाँ पे कोई पावरफुल नेशन नहीं था जो कि इसको स्टीयर कर रहा था। तो छोटे छोटे नेशन जिनके पास ना तो न्यूक्लियर वेपन है, ना तो न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता है, तो वो चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे। वो उन्होंने इनिशिएटिव जरूर लिया, दुनिया में इसकी बात जरूर चली थी, बट ध्यान रखेंगे बिकॉज ऑफ कि कोई भी पावरफुल नेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए ये ट्रीटी अभी आपको फोर्स में नहीं आई है, ठीक है। लेकिन वो जो बीच बीच में है, अभी क्या हो रहा है, अभी मान लो हल्ला चल रहा है, बीच में थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा न्यूक्लियर वेपन की बात हो गई, कोई हमला हो जाएगा या झगड़ा हो जाएगा, तो फिर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई ना कोई इसको फिर से रख देगा कि भाई देखो ये ट्रीटी हम साइन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये घूम फिर के आपको क्या हो जाएगा, न्यूज में चलाया जाएगा। इसने बात करी थी कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क होना चाहिए, जहां पे कि आप इरिवर्सिबल एलिमिनेशन की बात करो। टाइम बाउंड एकदम लिखित दो कि 2026 तक मैं अपने सारे न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ये इस तरीके से हर कंट्री जिसके पास वेपन्स हैं वो ये काम करे। नहीं तो बोलेगा ना, यूएसए बोलेगा भाई चाइना ने नहीं किया है, रशिया ने अपना वेपन रखा हुआ है, तो मैं क्यों डिस्ट्रॉय करूं। एक टाइम बाउंड सब जो है वो आप करो, और इसके लिए इनको चाहिए था कम से कम 50 कंट्रीज, ताकि इनके साथ आए और ये साइन करें और ये ट्रीटी जो है वो फोर्स में आए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, नो न्यूक्लियर नेशन एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर अ ट्रीटी। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इस ट्रीटी का। आप बात तो कर रहे हो, लेकिन जिसके पास वेपन्स हैं, जिसको ये सारे काम करने हैं, तो उनके बीच में कुछ हो नहीं रहे। एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि वो करेगा तो मैं देखूंगा आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, नॉर्थ कोरिया ने इनिशिएटिंग जब ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि भाई आपको इस तरीके की ट्रीटी लानी चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं, हम करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग था कि भाई नॉर्थ कोरिया जैसा नेशन कैसे कह रहा है कि नहीं नहीं आप ट्रीटी लाओ, हम जो है बैन का समर्थन करते हैं। लेकिन बाकी कोई भी न्यूक्लियर स्टेट जो है उसने इस पे कोई चर्चा ही नहीं करी, एब्सटेन कर देते थे, ठीक है। तो ये आपको ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोहिबिशन ट्रीटी 2017 इसलिए इंपॉर्टेंट हो
जाती है। ठीक है, घूम फिर के चर्चा में आ जाती है, इसलिए जो है आपको ध्यान रखें। इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करेंगे हम थोड़ी सी। IAEA पर्पस यही था कि जो है आप न्यूक्लियर फील्ड में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या हो, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन हो, एक दूसरे की मदद मिले, वो टेक्नोलॉजी जो है उसका पीसफुल यूज हो, सब तक पहुंचे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, यानी कि डिफरेंट गवर्नमेंट से मिलकर के बनी। जैसे कई संस्थाएं होती हैं जो एनजीओ होती हैं, सिविल सोसाइटी होती है, बट दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम। यहाँ पे हर देश की अपनी वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके साथ ही ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन इवन है, यानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती हैं, जैसे यूनेस्को है, तो यूनाइटेड नेशन का ही है, बट वो ऑटोनॉमी उसको काफी हद तक है। उसी तरीके से ये क्या है, ये भी आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये आपका विद इन इवन है बट ऑटोनॉमस है, स्थापना 1957 में हो जाएगी। तो इस तरीके से कई बार सवाल जो है घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड विद इन इवन सिस्टम। कई सारी संस्थाएं हैं ना, और उसमें 4-5-7 नाम दे देगा। मान लो ऑप्शन दे दिया आपको, वर्ल्ड बैंक दे दिया, IMF दे दिया, IAEA दे दिया, अरे वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, ठीक है, IMF भी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ जी, यूनिसेफ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको संस्थाएं कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे भी घूम के बन जाते हैं। पर्पस वही है कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसका यूज ना हो, पीसफुल यूज हो। मेंबर्स 35 इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी जो है अपना मेंबर है इसका, तो ये आप क्लियर रखेंगे। भारत इसका मेंबर तो है, लेकिन सारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है हमारे इसके सेफगार्ड में नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये चीज क्लियर रखनी पड़ेगी। हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रिया, अगेन नेम इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्या हेडक्वार्टर जो है यहाँ पे है, इतनी सारी एजेंसीज का है। हाँ जी, तो इसी तरीके देखो, अब ये बैठ के आपको करना पड़ेगा। अब क्योंकि अगर बीपीएससी पूछता है तो आपको बैठ करना पड़ता है किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नॉर्मली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लोगे। ये एग्रीमेंट हालांकि 1957 में साइन हुई थी, बट 1997 में इन्होंने एक एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया। पर्पस ये हुआ करता था कि यहाँ पे जो आपका इनिशियल IAEA बना था और वहां पे जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर में इसको दिया गया, तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए। उस प्रोविजंस के अंदर में ये था कि जो आपका, क्योंकि इसका पर्पस था कि मिलिट्री यूज के लिए एक्सपेंशन ना हो, सिविलियन यूज के लिए यूज हो न्यूक्लियर पावर का। इन्होंने कहा तो यहाँ पे IAEA को पावर दी जाएगी कि जो भी सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं किसी कंट्री के, जिसको भी उसने डिक्लेयर कर रखा है कि हाँ यहाँ पे मैं न्यूक्लियर रिलेटेड रिसर्च करता हूँ या न्यूक्लियर रिलेटेड टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, तो वो आपको वो संस्था, वो प्लेसेस क्या होंगी, वो खुली रहेंगी। जब भी IAEA चाहे वहां पे जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। जैसे मान लो पावर बनाने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूल का, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए क्या डिफरेंस है, एनरिचमेंट का। एक सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, एनरिचमेंट का है। तो अगर आप 5-10% तक की एनरिचमेंट कर रहे हो तो दैट्स मीन सिंपली क्या, कि आप अपने पावर के लिए बना रहे हो। बट अगर उससे कोई बढ़ा के कर रहा तो डेफिनेटली उसका पर्पस जो है वो कुछ ना कुछ और है। यही तो हुआ था ईरान के साथ में। ईरान के पास जब वो एनरिचमेंट फैसिलिटी में पहुंचे तो उनको मिला कि 20% तक इन्होंने एनरिचमेंट किया है। बोला क्या जरूरत है भाई तुमको 20% तक, ठीक है, तुम आखिर तुमको पावर यूज करना था तो 10% में होता, तुम 20% तक क्यों पहुंच रहे हो। ईरान ने कहा कि अगर मुझे बम बनाना होता तो मैं 20% ही क्यों करता, मैं 90% करता। दोनों की बातें सही थी, ठीक है। तो यहाँ पे IAEA को दी गई कि आप जो है उन साइट्स पे जहां पे भी जिस कंट्री ने भी डिक्लेयर कर रखा है वहां पे जाके आप टेस्टिंग कर सकते हो कि एक्चुअली में ये कर क्या रहे हैं, ये फ्यूल आपको पावर के लिए यूज कर रहे हैं या फिर ये बम बनाने की फैसिलिटीज, ये जो सेंटर्स है। लेकिन उसमें ये था उस पहले वाले प्रोटोकॉल में कि आप जो है, जो कंट्री डिक्लेयर करेगी कि ये मेरे साइट्स हैं, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है, IAEA केवल और केवल वहीं जा सकती है। यानी चुपके चुपके अगर कोई कर रहा है, उसने डिक्लेयर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1997 में इसको चेंज किया गया। यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर IAEA को शक होता है, लगता है कि कोई फैसिलिटी है जहां पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो रहा है और चीजें हो रही हैं, तो IAEA कैन गो एंड चेक। यानी कि 1997 में इसके पावर को बढ़ाया गया। 1997 याद करो, भारत नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, भारत की टेस्टिंग, हाँ अच्छा पाकिस्तान की टेस्टिंग, मुझे लगा युद्ध बोल रहे हो, तो ठीक है। तो इन्होंने टेस्टिंग करी तो बोला कि रुको रुको, ये तो चुपके चुपके बना ले रहे हैं बिना डिक्लेयर किए, तो अपने को क्या करने का है, पावर बढ़ाने पड़ेगा। तो IAEA का पावर जो है वो बढ़ाया गया, ठीक है। इसके बाद इसको भारत के साथ क्या रिश्ते हैं, तो भारत, पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, भारत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का तो मेंबर है नहीं, ये तो पहली ही चीज रखेंगे। भारत ने अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं
उसको दो टाइप्स में बना रखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि IAEA का अधिकार होता है काफी हद तक किसी भी देश के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कि वहां पे जाके इंस्पेक्शन कर सकती है, देख सकती है। भारत ने कहा कि मैंने एनपीटी साइन नहीं किया है, मैं आपके एग्रीमेंट से 100% एग्री नहीं करता। मैं अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंडिया ने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला अनसेफगार्डेड। अनसेफगार्डेड प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जहां पे कि हम अपनी डोमेस्टिक यूरेनियम का यूज करते हैं। हम यूरेनियम किसी से खरीदते नहीं, वो यूरेनियम किसी से खरीद के नहीं लाए, हमारे पास जो है उसको यूज किया। ये जो अनसेफगार्डेड है ये IAEA के कंट्रोल में नहीं है। इस पे IAEA कुछ नहीं कह सकता कि भाई तुम यहाँ पे क्या करो, मेरी मर्जी, मेरा यूरेनियम, मेरा पैसा, हम क्या करें, तुम कौन होते हो पूछने वाले। ठीक है, ये चीज क्लियर रखेंगे। दूसरा कि जहां पे सेफ गार्डेड वो है जहां पे कि इंपोर्टेड यूरेनियम आ रहा है। अब इंपोर्टेड यूरेनियम जो आ रहा है दैट वुड बी यूज्ड फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, और इस पे यहाँ पे IAEA जाएगा भी, टेस्टिंग भी कर सकता है। और हमने ये बहुत क्लियर कर रखा है कि जो यूरेनियम हम इंपोर्ट करेंगे उसका यूज केवल और केवल पावर रिसोर्सेज के लिए करेंगे। यानी हम इंपोर्ट करके यूरेनियम, उससे हम हथियार नहीं बनाएंगे। हमें हथियार बनाना होगा, हम अपने यूरेनियम से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लॉज है ना, कॉम्प्लिकेशन। अगर हम बोल रहे कि नहीं हम इंपोर्ट करके हथियार बनाएंगे तो कोई हमें देगा नहीं। तो हमने कह दिया कि हम जो इंपोर्ट करेंगे वो केवल और केवल फ्यूल के लिए यूज करेंगे। बाकी हमारे घर में जो है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसको हम कैसे यूज करना है, वो हमसे कोई ना पूछे। ठीक है, तो भारत ने अपना ये स्टाइल जो है अपना स्टैंड इस तरीके से क्लियर रखा IAEA के साथ। हाँ जी, हाँ जी, मिलता है तो आंध्र प्रदेश। नहीं नहीं नहीं, यूरेनियम थोरियम के रूप में नहीं, यूरेनियम। हाँ, यहाँ भी है, उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी है। ठीक है, मेनली आंध्रा एंड उड़ीसा वाले इस बेल्ट में है आपको यूरेनियम में, थोड़ा बहुत आपको केरला के भी कुछ साइट्स में है। ठीक है, वो तो थोरियम है लेकिन कुछ साइट्स में वहां पे भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो है डोमेस्टिक यूरेनियम के रूल को आप किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो ये भारत जो है अपने नॉर्मली यूज करता है अपने अपने वेपन्स वगैरह बनाने के लिए। इसीलिए इसको कहा गया कि एक जो है हमने इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स को इंश्योर किया। इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स, IAEA की सेफगार्ड को हम मानते हैं बट वो इंडिया स्पेसिफिक, हमने उसको अपने तरीके से थोड़ा बहुत ट्विस्ट करवा के बनवाया। भाई सारे पावरफुल करते हम क्यों ना करें। ठीक है, हमें कम से कम पावरफुल बनना है तो स्टार्ट तो करें कि हाँ हम पावरफुल हैं भाई, हमारी बात मानो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक यूएन बॉडी है जो इंश्योर करती है कि जो आपको इंपोर्टेड यूरेनियम है वो आप मिलिट्री यूज के लिए डाइवर्ट ना करो। आपने जो कहा है आप उसको मानोगे, भारत कहता है कि हम जो है मानेंगे। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई नए रिएक्टर प्लांट्स बनाते हो, आप किसके लिए, फ्यूल के लिए, और वो जो है वो फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ में स्टैब्लिश हो रहा है, दोनों चीजें हैं ध्यान में रखना कि आप नए रिएक्टर्स बनाते हो और साथ में जो है वो आपको फॉरेन कोलैबोरेशन, नॉर्मली हम जो पावर प्लांट्स बनाते हैं किसी ना किसी फ्रेंच की मदद से बना रहे हैं, रशियन की मदद से बना रहे हैं, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली कहां चले जाएंगे, वो IAEA सेफगार्ड्स के अंदर में चले जाएंगे। आसान भाषा में इसको याद रखना कि भारत ने अपने न्यूक्लियर साइट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक जो हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, उस पे IAEA की सेफगार्ड्स लागू होती हैं, वहां पे हम यूज भी करते हैं, वहां पे हम इंपोर्टेड यूरेनियम्स का भी यूज कर लेते हैं। एक कैटेगरी ऑफ साइट है जिसको हमने कह दिया अनसेफगार्डेड, ये वो साइट्स हैं जहां को हो सकता है कि हम मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, वहां पे हम डोमेस्टिक यूरेनियम का यूज करते हैं और वहां पे IAEA सेफगार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको नहीं मानते। ठीक है, तो IAEA के साथ, इसीलिए मैंने उस समय रिलेशन नहीं, किसी ने पूछा था कि भारत और IAEA जो न्यूक्लियर प्लांट्स एंड IAEA का क्या रिलेशन है, इस चीज के लिए मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसको ट्रीटीज के साथ में देख लेंगे अपन। ठीक है, चलो इसके अलावा रिसेंट में आर्टेमिस अकॉर्ड्स, ये आपको स्पेस को लेकर के रहा है। ठीक है, ये यूएसए लेड एक आपका यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का लेड करके उन्होंने ही इसको स्टार्ट करा कि भाई अपने को आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है, तो नई चीजों को इंक्लूड करते हुए हमें एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करना चाहिए। सो दिस इज, ध्यान रखना, दिस इज अ सीरीज ऑफ नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट। सीरीज ऑफ यानी इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होंगी, अभी इसकी शुरुआत हुई है। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी में ही और चीजें हमने इंक्लूड करी ना, मून एग्रीमेंट करा बाद में, आपको और चीजें इंक्लूड करी, इसी वजह से यहाँ पे भी उसी तरीके से आपका चलेगा। तो ये
आउटर स्पेस ट्रीटी का टाइम नहीं खत्म हो रहा है, एक्चुअली लोगों का कहना है कि वो पुरानी हो चुकी है, बहुत सी नई चीजें उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये वहां पे इशू है। तो यहाँ पे कहा इन्होंने कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड बाकी गवर्नमेंट के बीच में एक फिर से एक इस तरीके की ट्रीटी साइन हो। कहना उसमें होगा क्या कि क्या नॉर्म्स फॉलो करी जाए, क्या नॉर्म्स फॉलो करी जाए, क्या रूल्स होने चाहिए फॉर द आउटर स्पेस, इन द आउटर स्पेस। वही तो वो बोल रहा है, आउटर स्पेस ट्रीटी इसी चीज को करा है, लेकिन उसमें काफी चीजें जो है वो पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो इनका कहना है कि हम जो है करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये मैंने जून 2024 का डेटा बता रहा हूं कि विद द एक्सेशन ऑफ आर्मेनिया, आप चेक कर लेना किसी और कंट्री ने अगर रिसेंटली साइन का, अभी तो हालांकि किया नहीं है, ठीक है। तो आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया को लेकर के 43 कंट्रीज ने आपको साइन कर दिया है इस ट्रीटी को, भारत ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो गए थे उसी टाइम में आपको इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करे। तो पहली चीज तो यही, आर्टेमिस अकॉर्ड भारत ने साइन कर लिया है कि नहीं किया है, ये भी एक सवाल हो जाए। तो ऑब्वियसली इंडिया ने साइन कर लिया है। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, ठीक है, आपको स्पेस के नॉर्म्स के रूल के लेकर के है, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी डिटेल नहीं पूछेगा जब तक वो ट्रीटी काफी ये में ना आ जाए। क्या लगता है तुम्हें? नहीं किया है? नहीं। इस आर्टेमिस अकॉर्ड में कुछ प्रोविजंस हैं, अगर ये आएगा रिसेंटली, अब ये यहां से क्या हो जाएगा, मेंस में भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, इसमें क्या चीजें मेंशन है और भारत को साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरीके से सवाल जो है इट कैन बी फ्रेम। तो आर्टेमिस अकॉर्ड में बेसिकली है क्या, वो चीजें हम देख लेते हैं। एक तो है पीसफुल एक्सप्लोरेशन। कहने का मतलब यही बात इन्होंने ट्रीटी में, आउटर स्पेस ट्रीटी में क्या बात करी थी कि भाई आप पीसफुल एक्सप्लोरेशन के लिए करोगे। मून एग्रीमेंट में भी यही बात करी थी, आर्टेमिस अकॉर्ड में भी यही कह रहे हैं कि आउटर स्पेस शुड बी यूज्ड फॉर द पीसफुल पर्पस, और रिफ्रेन करेंगे किसी भी हार्मफुल एक्टिविटी से जो वहां के इन्वायरमेंट को, वहां के नुकसान को, वहां के जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस मिशन हैं, उसको खतरा पहुंचाएंगे। ऑब्वियसली ये चर्चा आउटर स्पेस ट्रीटी ने करी हुई है। ट्रांसपेरेंसी की बात करी कि आप वहां पे आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या चीजें वहां पे किस तरीके एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, वो आप डेटा सारी दुनिया के साथ शेयर करो। ये मत करो कि आपको रिसर्च में क्या मिला, बट कम से कम ये तो बताओ कि आप वहां पे कर क्या रहे हो, क्या करना चाहते हो। तो लोगों के बीच में ये चीज आपको बनी रहे, ओपननेस बनी रहे, एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। इसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी की भी बात करी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स या जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हो वो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो सिमिलर स्टैंडर्ड का रहेगा तो क्या होगा, सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यही होता है। जस्ट इमेजिन करो कि हर कंपनी अपना चार्जर का डिजाइन अलग बनाए, हर कंपनी अपने चार्जर का डिजाइन अलग बनाए। तो आपका चार्जर खराब, मोबाइल खराब हुआ तो फिर आपको चार्जर डेफिनेटली खरीदना पड़ेगा ही, क्योंकि उसका डिजाइन अलग है। कंपनी यही तो करती थी। तो इसको क्या कहेगा, ये इंटरऑपरेबिलिटी है। ये आपको फिट नहीं कर रहा है। हर गाड़ी जो है अपना टायर का साइज अलग तरीके से बनाए, अपना डिजाइन अलग तरीके से बनाए। तो फिर आप समझ सकते हो कितनी दिक्कतें आएंगी। आपको परमानेंटली उसी कंपनी के साथ अटैच हो जाना पड़ेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहो कि नहीं मुझे जाके किसी और का टायर खरीदे, यू कैन डू दैट। तो इसको क्यों कहा गया कि फिर आप एक स्टैंडर्ड सेट करो। तो गाड़ियों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, आप टायर का साइज क्या क्या रख सकते हो, उसकी फिक्स ये है। ऐसा नहीं किसी का मन करेगा मैं कुछ भी साइज लगा दूं, यू कैन डू दैट। ठीक है, आप डिवाइसेज यूज करते हो, उसका भी एक प्रॉपर उसका आपको स्टैंडर्ड सेट है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। ठीक है, ये चीज इन्होंने करा गया। तो यहाँ पे इनका फोकस यही है कि आप जो है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सारी कंट्रीज फॉलो करें, तो एक दूसरे के साथ इनके सिस्टम्स क्या होंगे, इंटरऑपरेबल होंगे। यानी कि लॉन्च करना था, भारत ने सैटेलाइट के लिए कुछ अपने अपने सैटेलाइट्स बनाए थे, उसमें अचानक से उसका रॉकेट खराब हो गया। तो वो उस एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का होगा, तो हो सकता है लास्ट टाइम उसको जरूरत पड़े तो किसी और का भी रॉकेट लेकर के चला जाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, हमने सॉकेट ही अलग टाइप का बनाया है, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना, आप उसके रॉकेट को यूज नहीं कर पाओगे। जस्ट इमेजिन करो कि ढक्कन जो है, हर बोतल का ढक्कन एक ही साइज क्या है, तो फिर आपको ढक्कन इस बोतल का कौन से बोतल का कौन सा ढक्कन है वो रखने की टेंशन खत्म। किसी का ढक्कन घुमा, किसी का लाके ढक्कन लगा दो। तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट इज अनइंटरऑपरेबल। तो इन्होंने स्पेस मिशंस को लेकर के ये बात करी, स्पेस एक्टिविटीज को, स्पेस से जो भी आपको इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो आप इंटरऑपरेबल बनाओ। ठीक है, ये आपको आर्टेमिस अकॉर्ड में इन्होंने इसकी भी बात करी। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे सस्टेनेबल यूज, आप इस तरीके से यूज ना करना कि वहां का एनवायरनमेंट कॉन्टेमिनेट हो जाए या वहां के एनवायरनमेंट को आप नुकसान पहुंचाओ। तो इसीलिए आप अगर देखोगे तो कभी भी स्पेस मिशन, जब या तो लोग यहाँ से स्पेस से अर्थ से स्पेस जाते हैं,
या स्पेस से अर्थ पे आते हैं तो पहले उनको कुछ दिन आपको रखा जाता है अलग करके, क्वारंटाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि भारत मान लो अर्थ से बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल वायरसेस, बैक्टीरिया आप इनको स्पेस में ना लेके चले जाओ, और अगर वहां पे सरवाइव करके हो सकता है वहां के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दें, या फिर मून से या इन तरह की सेलेस्टियल बॉडी से जब आप वापस लौटते हो तो भी आपको रखा जाता है क्वारंटाइन में कि पता नहीं कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया जो है तुम लेकर आए हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन्होंने कहा कि आप हार्मफुल कॉन्टेमिनेशन वगैरह ना होने दें, आप इससे बचाने का प्रयास करें। ये आप सारी कंट्रीज हैं इसको करेंगी। साथ ही साथ इमरजेंसी असिस्टेंस, यहाँ पे ये कहा कि जरूरत पड़ने पे आप क्या करोगे, अगर कोई एस्ट्रोनॉट फंस गया, जैसे सुनीता विलियम्स फंसी हुई है, ठीक है, तो अगर कोई कंट्री मदद कर सकता है तो ही और शी शुड डू। ठीक है, उस केस में इमरजेंसी असिस्टेंट की बात हुई कि अगर कोलिजन हो जाता है, कोलिजन वगैरह हो गया या कोई फंसा हुआ है, कोई भी एस्ट्रोनॉट फंसा हुआ है, तो इस अकॉर्ड का ही ये बात हुआ कि अगर मैं सक्षम हूं तो मैं उसको बचा के लाने का प्रयास करूंगा। तो सुनीता विलियम्स का देखो तो टाइम नजदीक आ रहा है, ठीक है, 45 दिन का फ्यूल था, खत्म ही होने को होगा। इसके अलावा हिस्टोरिकल साइट्स की भी बात करी, वही कि जो साइट्स मान लो इंडिया ने जहां लैंड करा, भारत ने अपना नाम रखा कि ये इसका पॉइंट होगा, तो सारी अदर कंट्रीज उसको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसको मान्यता देंगी। इसकी चर्चा जो है इन्होंने करी, उसको प्रिजर्व करा जाएगा। तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड के मोटा मोटी प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए, काफी ब्रॉडर तरीके से बताएं कि ये करना क्या चाहता है। ये इसका बेसिक आइडिया जो आपको दिखेगा आर्टेमिस अकॉर्ड्स का। ठीक है, तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड रिसेंट में यही है, और इसी में आपका आर्टेमिस मिशन भी है। ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक आर्टेमिस मिशन है, दूसरा आर्टेमिस अकॉर्ड है। ये अकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है, और आर्टेमिस मिशन में क्या पर्पस है, मून तक पहुंचने का। ठीक है, तो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो मून पे लेकर के जाएंगे। ये पूरी की पूरी कहानी आपकी आर्टेमिस मिशन की होगी। ठीक है, रिसेंट में यही साइन हुआ है, और कोई एग्रीमेंट वैसा है नहीं। अगर इसको लेकर कोई डेवलपमेंट होता है तो चेक करते रहें, या ये भी होगा आपके एग्जाम वगैरह में कभी कोई की आखिर, जैसे मैंने बताया कि आर्मीनिया लास्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि आर्टेमिस अकॉर्ड में ज्वाइन करने वाला सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये चीज भी आप इसको अपडेट करेंगे, अगर एग्जाम से रिलेटेड या न्यूज में कभी ये चर्चा आ जाती है कि किसी और कंट्री ने साइन किया है, आप इसको थोड़ा सा अपडेट करें। ठीक है, तो आपकी चीजें जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। चलो, इसके बाद ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हाँ जी, नहीं तो आज अब कराऊंगा थोड़ी कुछ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ बस। आज अब आप आज जो है आप करोगे, मैं कर चुका, सुस्त हो जाते हो नहीं, ज्यादा ही पढ़ा देते हैं क्या अनुसर? अगर हिस्ट्री का, हिस्ट्री जैसे आप ज्योग्राफी आ रहा है 2 दिन का, वो नहीं करने हम कर लेंगे 5 घंटा भी करने। अच्छा, अनुसार एकदम फोकस रहते हैं, नहीं वो इधर उधर नहीं चाहेंगे। हाँ, तो वो दिक्कत है। हाँ 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 हाँ, नहीं अलग अलग सब्जेक्ट्स का यही होता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपको नहीं, ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स बोर लगता है। हाँ जी, हाँ इंटरटेनमेंट चाहिए, हाँ होती है, किसी लोगों को चाहिए होता है थोड़ा सा इंटरटेन करके पढ़ने का। देखो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली। और जब जनरली रियल लाइफ एग्जांपल यूज होने लगती है तो थोड़ा मजा आने लगता है, आप कनेक्ट कर पाते हो बेहतर, नहीं होने पे थोड़ा सा इशू है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। आपके लिए पहले एक सवाल, और फिर यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। सो उठाएं कलम, बायोटेक्नोलॉजी को सुन तो रखा ही है, थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही, 9, 10, 11, 12 पढ़ के आए हो, ग्रेजुएट हो चुके हो। चलो, हाँ कौन बताओ, बायो, हाँ तो अच्छा आंसर आना चाहिए। हाँ जी, लिखो, ये आपको इसीलिए दिया है सवाल एक। आप थोड़ा सोचो, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो भेग आइडिया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसा है, क्या काम करता होगा। ट्राई टू राइट एन आंसर। ठीक है, छोटा आंसर, ज्यादा बड़ा नहीं, 150-200 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करें। बायोटेक्नोलॉजी इन एन एरिया ऑफ रिसर्च हैविंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स, डिस्कस। ठीक है, कम से कम दिमाग में सोचो तो कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां होता है। लिखो, गलत लिखोगे सही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो बस, नहीं लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे।
और नहीं नहीं लिखो, नहीं लिखने का ऑप्शन ही नहीं है, लिखो। पॉइंट्स तो कम से कम मेंशन कर लो कि क्या वैसे आपको क्या लगता है कौन से फील्ड्स हैं जहां पे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। आपको अगर 200 वर्ड्स का आंसर लिखना हो तो आपको पॉइंट्स तो चाहिए कि हाँ ये फील्ड है जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एटलीस्ट वो मेंशन, वही तो मेंशन करना है आपको, और क्या। अच्छा ये स्टार्ट हो गया था क्या फिर बाद में? बायोटेक्नोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच, अरे सॉरी, नहीं नहीं लिखो तुम, मैं यहाँ पे ऑप्शन किसी ने भेजा है वो मैं पढ़ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, श्री गो ऑन, और आगे बताइए। पेन खराब हो गया, मैं पेन दूं? वो तो अपने आप में काफी है, उसका जो रिफिल है उसी से लिख सकते हो। किसने लिखा, थोड़ा बहुत भी लिखा तो बताओ। बताओ मत मुझे तुम, लिखो 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 लिखो, मैं देख रहा हूँ लिख कौन रहा है। अच्छा अभी क्वेश्चन ही लिखा नहीं है, आंसर की तो छोड़ दो। लिखो लिखो, प्रयास तो करो। अरे थोड़ा तो आइडिया होगा ना कि वैक्सीन बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है, वो भी क्या है, भारत बिहार में नहीं बनाई जाती, बाकी जगहों तो बनाई जाती है। अरे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में ऐसा बोलोगे पुलिस उठा के ले जाएगी, समझे। हाँ जी, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक 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 ठीक, गुड 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 गोइंग। ठीक है, मिला कुछ जहां पे यूज होता हो इसको? चलो, इसको, इस सेक्शन में हम इसी को डील करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और क्यों इसको पढ़ना क्यों जरूरी। ठीक है, लेकिन चलो ये लिखने वाला काम थोड़ा बोरिंग हो जाता है नहीं। एमसीक्यू बताओ। एक टर्म है जिसको कहते हैं गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, हाँ जी सुना है, तो बताओ क्या है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए, इट इज यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड बाय कल्टीवेटिंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप बनाइए जो गोल्ड को सिंथेसाइज करते हो, और उस सिंथेसाइजेशन के बेसिस पे आप जो है उससे उनसे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप गोल्ड को क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। एक टर्म तो ये होगी। दूसरा, द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग गोल्ड कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी टू स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली आपके बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स किस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपका क्या हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी अंतर करती है। होता है ना कि कोई मात्रा कम होगी, जिंक कम हो गया, ये कम हो गया, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है कमजोर हो जाती है। तो क्या ये वो फील्ड है जो बात करता है कि कैसे ह्यूमन बॉडी में गोल्ड के कंटेंट को बढ़ाया जाए ताकि आपकी जो है इम्यूनिटी बेहतर हो।
तीसरा, इट इज अ फील्ड दैट ट्राई टू एड्रेस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक एंड डेटा मैनेजमेंट, यानी बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को एक साथ लेके आने का एरिया, जहां पे आप कंप्यूटर्स का यूज करके समझने का प्रयास कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रिकेसीज को, वो आपको बात करती है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। या चौथा, यूजिंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया टू माइन गोल्ड फ्रॉम गोल्ड माइंस, ठीक है, या गोल्ड माइंस हो गया, इसमें ई वेस्ट भी मेंशन कर सकते हो, वहां से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्या, तो उसको कहेंगे क्या, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या होगा? पक्का? बाकी सी से वेरिएबल कोई आंसर? ए बी डी और किसी का? ए बी डी, हाँ जी, अमन राज, ठीक है, यू आर गोइंग गुड। अब आप थोड़ा प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को दें, आपका ये आंसर राइटिंग वाला तो हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा आगे। हाँ जी बताओ। सी के ऑप्शन के अलावा सी एक ऑप्शन आया, कोई इसको काउंटर नहीं कर रहा, किसी का और कोई मत नहीं है, अपना मत का प्रयोग करें आप। गोल्ड खा लोगे? नहीं, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, आप कुछ भी खा लोगे तो हो गया काम, ठीक है, फिर तो कितना आसान होता ना कितना कितना आसान होता ना, लाइफ कितनी आसान हो जाती फिर तो। चांदी का वर्क, हाँ 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 जी, बायोटेक्नोलॉजी बताइए। अरे थोड़ा तो बताओ, चलो ठीक है, गलत होगा कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको ईगो पे ना लो कि चलो यार गलत हो जाएगा, हो जाएगा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, बताओ। ए, हाँ जी, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, ठीक है, वी विल कम ऑन टू इट, क्या क्या है इसमें चीजें, कितने एरियाज हैं, देखो अब ये क्या है, ये कुछ चीजों में उन्होंने बांट रखा है बायोटेक्नोलॉजी को, अच्छा इस फील्ड को ये बोलते हैं, ये फील्ड को ये बोलते हैं, ये फील्ड को ये बोलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जाना, आप उसके नेमिंग के बारे में जानोगे, किस फील्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है, आते हैं इस पे, इसके अभी के लिए रख लो कि सी है, इस पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा ये ध्यान रखना, पहला है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ग्रोइंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स टू एक्सट्रैक्ट फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, यानी कि आप क्या हो रहा है, पानी वाले जीवों को पैदा कर रहे हो, उनको उनको बढ़ा रहे हो ताकि आप वहां से दवाइयां ले सको, दवाइयां बना सको। दूसरा है रेड बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फ्रॉम एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया, एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया ऐसा होता है कि वो बैक्टीरिया है बट उसकी पावर को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है, तो उनका यूज करके आप वैक्सीन बनाओगे और वो रेड बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा बनती है क्या। ऑप्शन सी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज इसका एक एप्लीकेशन के टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ फूड क्रॉप्स, तो फूड क्रॉप्स में थोड़ी बहुत जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी करो ताकि उसका प्रोटीन कंटेंट, उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बेहतर हो जाए, आपको न्यूट्रिशन बेहतर मिले। और ऑप्शन डी व्हाइट टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर इन लाइफ स्टॉक, तो मान लो कोई गाय है या सिप है, तो उनमें जो एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो भ्रूण ट्रांसफर किया जाता है, हो सकता है उसमें बना पाने में वो सक्षम ना हो, तो किसी और गाय से निकाल के उसमें डाल दो ताकि उसकी बेहतर क्वालिटी की जो है आपको जो उसके बच्चे हों वो बेहतर क्वालिटी के पैदा हों। तो ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, हाँ जी, बी, ओके, डी, ओके, 3, सो व्हाइट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आप शराब वराब बनाते हो, चीज बनाते हो, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, दैट इज नोन एज द व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बाकी जो है वो सही है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपको, ये तो सिंपल सिंपल सवाल जो है ये पूछा गया, तो पहला सवाल यही आता है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया कि बायोटेक्नोलॉजी आप किसको कहोगे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ठीक है, एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, इस पे फोकस करना, ठीक है, एप्लीकेशन जब आएगा आप उसको यूज कर रहे हो, दैट यूजेस द बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डेरिवेटिव्स देयर ऑफ टू मेक प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, तो ये एक एक टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म, प्रोडक्ट्स,
प्रोसेसेस, ठीक है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी आप उसका यानी कि आप टेक्निकल एप्लीकेशन कर रहे हो ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉट इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गीज, फंगीज, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दे बिकम द बायोलॉजिकल सिस्टम और डेरिवेटिव्स देयर ऑफ। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली बैक्टीरिया का यूज करो, हो सकता है बैक्टीरिया कोई स्पेसिफिक केमिकल सिक्रीट करती हो, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स बनाती हो, अगर आप उसको भी यूज करो, उसको भी हार्नेस कर रहे हो, ठीक है, टू मेक प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, देन इट कम्स द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो काफी वाइडर डेफिनेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की आपको मिलेगी। इसलिए मैंने कहा इवन शराब बनाना, इवन मेकिंग ऑफ अल्कोहल इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि आप वहां पे स्पेसिफिक ईस्ट का यूज करो, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हो, राइट। तो इवन पिज्जा बनाने से लेकर के वैक्सीन बनाने तक, एवरीथिंग दिस कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो अपने आप में काफी वास्ट फील्ड है जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है, ठीक है। अब इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या क्या, और साथ ही साथ अगर न्यूज में कुछ चीज आ जाए तो आपको उसको कैसे समझोगे कि ये मेरे एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहला जो है दैट इज नोन एज द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, या इसी को एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब इसका पार्ट क्या क्या बनता है, एक सबसे आसान जो आपको हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बनती है, ऑब्वियसली बनता है ना, जो आपका कि भाई बेहतर अच्छी क्वालिटी का चावल बने, अच्छी क्वालिटी का गेहूं आपने बनाया है कि उसका यील्ड जो है वो बेहतर हो, जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, तो ये आपका बन जाते हैं। इनका काफी जम के यूज हुआ ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जो आप इंटरब्रीडिंग करा करके और बेहतर क्वालिटी के सीड्स को बनाते हो, दैट आल्सो द पार्ट्स ऑफ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा जो है दैट इज द बायोफोर्टिफिकेशन। ये बायोफोर्टिफिकेशन अपने आप में टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे आज के डेट में देखोगे, मान लो चावल है, हो सकता है चावल में कोई कंटेंट कम हो, तो आप उसमें थोड़ी बहुत जेनेटिक चेंजेस करा रहे हो उसके साथ में, एंड देन उस चावल में वो उस चीज का कंटेंट जिसका बढ़ाना चाहते हो, मान लो विटामिन बी बढ़ाया, विटामिन सी बढ़ाया, जिसका भी बढ़ाना चाहते हो, उसको आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अगली बार से जब वो पैदा होगा, वो आएगा, तो उसमें क्या होगा, वो कंटेंट ज्यादा मात्रा में होगा, दैट इज नोन एज द बायोफोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी की चीज को, उसके कमी को बढ़ाना, ठीक है, फोर्टिफाई करना। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल, ऑब्वियसली ये काफी अच्छा एक एग्जांपल के रूप में आ रहा है, ठीक है, मच्छरों को नपुंसक बना दो, ये टेक्नोलॉजी चलती है, ठीक है, बहुत जगहों पे है ये कि आप मच्छरों को क्या करो, मच्छरों को ऐसा करो कि जो है स्टेराइल बना दो, वो पैदा ही ना कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ जी, हाँ, बहुत जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, दिस इज द आपका पेस्ट कंट्रोल मेथड। यहाँ पे उन्होंने, हाँ जी, क्या क्या हुआ बोलो, हाँ अरे नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे, उनको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन से पास कराया जाता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन से जब वो उनको सामना कराया जाता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनकी डैमेज हो जाती है, उनके उनके जीन्स जो है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन हो जाती है। हाँ जी, पकड़ पकड़ कितना करेगा अरे सबको नहीं करना है, इसको इसको पढ़ेंगे हम लोग, वो ऐसे है ना, हाँ, वो 5,000 मच्छर पकड़े, ठीक है, उनको स्टेराइल कर दिया और उनको छोड़ दिया। अब वो मच्छरों में दो क्वालिटी है, एक तो ये कि दे आर मोर पावरफुल देन द अदर मेल मॉस्किटो, तो मोर पावरफुल है, तो जो इंटरब्रीडिंग इंटरकोर्स करेंगे वो बाकी मेल मॉस्किटो के मुकाबले ज्यादा करेंगे। बट दूसरी कंडीशन उनमें वो है कि वो जब इंटरकोर्स करेंगे, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, समझ गए। अब इसके बाद वो क्या होगा कि जो भी फीमेल मॉस्किटो है वहां पे अटैक तो वही मेल मॉस्किटो कर रहा है, बट ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली डिटर्जेंट्स बना रहे हो, पेंट्स बना रहे हो, लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक, जहां पे भी आपका इसका यूज हो रहा है, तो दैट अगेन। बायो फर्टिलाइजर्स आज के डेट में भी काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नॉन नेचुरली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि दलिया लगाओ, दाल लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजर का काम करता है। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कैनो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये अपने आप में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो जो आप यूरिया बाहर से डालते हो वही काम ये आपको सैनो बैक्टीरिया जो है आपको दलहन में करके दे देता है, ठीक है। हाँ जी,
हाँ बहुत सारे हैं, तो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा कि बहुत सारे आपको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, अगेन दिस लिस्ट इज नॉट एक्सॉस्टिंग, आई एम जस्ट गिविंग फर्दर पॉइंट्स ताकि आप आंसर भी लिख लो और आपका चीज भी हो जाए। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखने थे ना कि किस किस फील्ड में, एक फील्ड का आपका यहाँ पे हमने डिस्कस करा, क्योंकि आप लिखोगे कि जब एग्रीकल्चर, तो यू हैव टू मेंशन स्पेसिफिकली कि एग्रीकल्चर में क्या, ठीक है, एग्रीकल्चर में आखिर आप क्या करने हुए, एक गुड एक अच्छे आंसर और एक नॉट सो अच्छे आंसर में क्या डिफरेंस होता है। आप अच्छा आंसर जब लिखोगे यू विल मेंशन स्पेसिफिक्स कि जब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में मैं क्या यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज सभी लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, आपको इंडस्ट्रियल फील्ड में है, बट क्या, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। आंसर राइटिंग में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, दूसरा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए स्पेसिफिक कोई नाम इन्होंने नहीं दिया है। अब इट रिलेटेड टू कि आप जो है, आपको जो लाइफ स्टॉक है उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, उनसे रिलेटेड, जहां उनकी उनकी इंटरब्रीडिंग वगैरह जो आप करा रहे हो, एक अच्छा अच्छा ब्रीड डेवलप करने की बात कर रहे हो, उनको बीमारियों से बचाने की बात कर रहे हो, ठीक है, उनकी उनका उनका मिल्क कंटेंट या इल्ड, जो भी इल्ड बढ़ाने की बात है, ठीक है, अगर मान लो कैटल है तो मिल्क बढ़ा रहे हो, शिप होगा तो आप उल का कंटेंट बढ़ाओगे, ओवरऑल जो आप कंटेंट बढ़ाना चाहते हो, बहुत सारे डिजीज से बचाना चाहते हो, वो सारा का सारा फील्ड किसका पार्ट बन जाता है, दैट कम्स अंडर दिस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसी के अंदर में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो भी यहीं पे कहीं ना कहीं यहीं पे आती है। ठीक है, कि एक कोई गाय है या कोई गाय ही मान लो, उसके एक उसमें पहले उसको उसकी इंटरब्रीडिंग कराई गई और उसका जो भ्रूण है वो निकाल करके किसी दूसरे गाय में ट्रांसफर किया गया ताकि वो उसके गर्भ में जो है वो बच्चा बड़ा हो। तो ये सारा काम जो है ये यहाँ पे ही किया जाता है। दिस कम्स अंडर द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, या इसी को क्या कहा जाएगा, दिस बिकम्स द मरीन बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बेसिक जो पर्पस है कि आप जो है इसमें अब फिश को, या नॉट ओनली फिश, जो भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स है उसको आप हार्नेस करने की बात कर रहे हो, उनके पोटेंशियल को हार्नेस करने की बात कर रहे हो। तो आप वैक्सीन बना रहे हो, आप उनसे रिलेटेड मेडिसिन हार्नेस कर रहे हो। नॉट इवन दैट, आप जो है आपका फिश न्यूट्रिशन, आप चाहते हो ना भाई, आज के डेट में फिशेज की भी खेती हो रही है उनकी, तो ऐसे फिशेज हो जो काफी तेजी से बढ़ते हो, ऐसे फिशेज बनाए हम जो कि डिजीज रेसिस्टेंस हो। तो फिशेज हम बना रहे हैं इन द सेंस उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उसमें कुछ अगर कमियां हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करें। तो मान लो कि कैटल होते हैं तो कैटल को बीमारियों से बचाने की बात करते हैं, वैसे ही हम फिशेज को भी क्या करना चाह रहे हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को आप ग्रो कर रहे हो फॉर फूड, फ्यूल, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट फीड है। ठीक है, तो जो है कई कई सारे क्रीम्स आते हैं जिसमें मछली जो है वो रहती है, तो मछली के वेस्ट यूज किया। मैंने यही बात हुआ, बहुत से लोग जो है ना एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, बहुत से लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है कि दे विल नॉट इवन कि कुछ भी उनको आसपास भी टच नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि भाई तुम क्या क्या यूज करते हो, नहीं करते हो, पहले ये चीज बता दो। क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम जो चीजें हैं वहां पे एनिमल फैट, एनिमल फीड का यूज डेफिनेटली रहता है, एनिमल फैट का यूज रहता है। ठीक है, इसके अलावा रेड बायोटेक्नोलॉजी, या इसी को क्या कहा गया, दिस इज द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में एक सबसे अच्छा एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से ही निकाल कर लाया जाता है। पेनिसिलिन काफी सबसे पहला एग्जांपल था, ठीक है, पेनिसिलिन का 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इन्होंने जो बैक्टीरिया जो फंगस था, दैट इज पेनिसिलियम नोटाइटम, इससे इसको एक्सट्रैक्ट करा था। ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स था। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या वेरिएशंस हैं, विल कम ऑन टू इट। ठीक है, कब कब केसेस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, तो कई बार केमिस्ट के पास जाओगे, ठीक है, वो वायरल फीवर में भी एंटीबायोटिक दे देता है, तुम खा रहे हो कोई असर नहीं पड़ रहा है, ऊपर से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहानियां होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ओवर द काउंटर ड्रग से बचें कई बार। इसके अलावा वैक्सीन वगैरह, ऑब्वियसली वैक्सीन बनाने में पूरी की पूरी जो कहानी चल रही है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहानी ही चल रही है। एक फील्ड है फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स, अब ये टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसी एग्जाम में पूछ देगा ये बताओ, ये रिसेंटली हमने न्यूज में सुना था कोई टर्म था फार्माकोजेनोमिक्स, इसका मतलब क्या है। तो आप जो है कि हर ड्रग जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल पे सेम तरीके से काम करे। ठीक है, अलग अलग लोगों पे सेम ड्रग क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। उसको पढ़ने की, उसकी कॉम्पैटिबिलिटी को पढ़ने की, उसकी कॉम्पैटिबिलिटी को समझने का जो फील्ड है, दैट इज नोन एज द फार्माकोजेनोमिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ जीन थेरेपी, ऑब्वियसली ये फील्ड आपका जो है मेडिकल का काफी बड़ा फील्ड आज के डेट में बन के उभर रहा है कि कोई कई बीमारियों का जो जड़ होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जीन्स में है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उस हार्मफुल जीन को कैसे रिमूव किया जाए, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो जीन थेरेपी अगेन ये आपका फील्ड बन जाता है।
देन वी टॉक अबाउट वाइट बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जहां पे आप मास लेवल पे प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हो, तो चाहे आप प्लास्टिक की बात करो, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आज के डेट में बन रहा है, इसमें भी ये क्या है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया। वेजिटेबल ऑयल, बायोफ्यूल्स, चीज, योगर्ट, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो आप बना रहे हो, ये सारा इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज नोन एज द व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो सुबह सुबह जाके लाके वही पनीर दे दो, थोड़ा सा दही सुधा से लेके आते हो, वो सारा का सारा जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है। ठीक है, फर्मेंटेशन, सिंपल सा बात, फर्मेंटेशन आप क्या करते हो, शराब बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन और भी चीजों के लिए होता है, सबसे फेमस तो यही है। ठीक है, इवन आप जो पिज्जा वज्जा खाने जाते हो तो उसमें भी यही प्रोसेस यूज होता है, वहां पे भी ईस्ट आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप स्पेसिफिक बैक्टीरिया को या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट कर रहे हो, ताकि वो जो आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी गंदगी है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, उसको वो क्या करे, क्लियर करे, उसको साफ करे। तो कई जगहों पे मान लो कि जैसे ऑयल रिसाव हो जाता है, टैंकर से ऑयल जा रहा था तो ऑयल रिसाव हो गया, तो यहाँ पे जैसे ऑयल जैपर बैक्टीरिया का यूज होता है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, धीरे धीरे वो जो आपका ऑयल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये एक एकदम अगेन अगेन आपको एक क्या है, ये नया फील्ड है जहां पे कि आपको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, एंजाइम्स कुछ भी हो सकते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स को ये एब्जॉर्ब करे, उसको ब्रेक डाउन करे, ताकि एनवायरनमेंट आपका क्लीन हो। इस टर्म का अपने आप में नाम है बायो रिमेडिएशन। तो किसी का ये भी पूछ देगा कि बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो बायो यानी ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, रिमेडिएशन रिमेडी, उसको ठीक करना, किसी चीज को ठीक करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को खत्म, ठीक करना, या इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हो, दैट पोर्शन या दैट पार्ट इज नोन एज द बायो रिमेडिएशन। ठीक है, एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एनर्जी के फील्ड में भी बायो टेक्नोलॉजी, आपको बायोगैस, ऑब्वियसली हम सबके सब इस चीज से परिचित हैं। बायो इथानॉल आज के डेट में हो रही है ना, बायो इथानॉल बनाएंगे, बायो डीजल बनाएंगे। ठीक है, तो पेट्रोल को रिप्लेस करेंगे, डीजल को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस तो 100% नहीं कर पाएंगे, बट कम से कम हाँ चलो हमें इंपोर्ट जो है वो कम करना पड़े, थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग करेंगे, तो बायो डीजल बनता है, आपको बायो ये बन रही है। साथ ही साथ आज के डेट में माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात हो रही है। एक तो फ्यूल सेल है जिसमें कि आप हाइड्रोजन का यूज करते हो, ऑक्सीजन का यूज करते हो, दोनों को कंबाइन कराते हो, आपको एनर्जी मिलती है और साथ में वेस्ट के रूप में पानी निकलता है। दूसरा जो है ये माइक्रोबियल बायोफ्यूल है, जहां पे कि आप यूज किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। अब ये कैसे होता है, वी विल कम टू इट। ठीक है, बट ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहां पे कि हो रहा है। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है, धीरे धीरे अभी तक हम जो है पूरा केमिकल पेस्टिसाइड्स की तरफ जा रहे थे, अब जो है हमने देखा कि कुछ नेचुरली भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये चीजें होती हैं जो कि आपको एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, तो उसको यूज किया जाए। तो कीड़े हो गए हैं तो कीड़ों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को ले आओ, बैक्टीरिया बढ़ गए उनको खत्म करने के लिए वायरस को ले आओ। ठीक है, और सारे मिलके जो है वापस से आपके पास आएंगे। तो ये खैर चीजें चल रही हैं, हालांकि ध्यान रखेंगे बायोपेस्टिसाइड ऑल्सो इंक्लूड द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। तो कई खतरनाक, जैसे नीम का यूज हो गया, तो नीम का यूज आप बायोपेस्टिसाइड के रूप में करते हो ना, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पूरी की पूरी कहानी। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स और गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, सो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहां पे कि आप मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हो, आप कोशिश करते हो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कंप्यूटेशनल टेक्निक से सॉल्व करने की। जैसे अगर जीन्स को स्टडी करना है तो जीन्स के पैटर्न को नॉर्मली कैसे स्टडी करोगे, यू नीड सिस्टम्स फॉर दैट। ठीक है, उसके पैटर्न को एनालाइज करने के लिए कम से कम उसमें करोड़ों पैटर्न्स हैं। अब उसका पैटर्न क्या है वो आप ह्यूमनली आप उसको नहीं कर पाओगे, मैकेनिकली नहीं कर पाओगे। इवन अगर आपको खोल के भी दे दिया जाए तो पूरे 1 करोड़ सीक्वेंस, आप उसको कैसे पढ़ोगे, एनालाइज करोगे। फॉर दैट व्हाट यू डू, यू नीड अ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर आपको अरेंज करके सारा का सारा एनालिसिस करके, डेटा एनालिसिस करके दे देगा। तो वो उस तरीके की जो फील्ड होती है, दो आर नोन एज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बनाने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे, तो डायरेक्टली ह्यूमन पे टेस्ट करोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको सिमुलेशन करके देखोगे कि अच्छा इसके क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है। दैट एरिया इज नोन एज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो बायो टेक्नोलॉजी और साथ में मतलब बायोलॉजी और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों यहाँ पे क्या हो रही है, जुड़ रही है। दैट इज नोन एज द गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत सारा डेटा जो है हैंडल करना है, तो ये सारी चीजें, तो ये आपको इतने फील्ड मैंने बताए। आई होप कि अब आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रीलिम्स के बेसिस पे तो भी क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इसमें, मैंने आपको 2 जस्ट एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये सारे आपको बेसिक आइडिया था कि क्या है। अब इसमें से जो मेन चीजें हैं उसको हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे, सब कुछ तो इसमें देखना पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली मेन चीजें देखेंगे। साथ ही साथ उसके पहले हम थोड़ा सा
बायोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में, बहुत ब्रीफ में, बहुत बिना डेप्थ में गए हुए, इतना ही कि एग्जाम पर्पज से अपने जो है वो देखें और ठीक है। सो इतनी कहानी थी आज के लिए, इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में, ठीक है।